दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कारवान कामरान। आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा फ्रॉम कराची, जिनकी है आयशा एकेडमी। ये एक स्कूल चला रही हैं एक ऐसे इलाके में जिसके बारे में वो खुद आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कारवान कामरान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया स्कूल के बारे में और अपने बारे में कुछ बातें करने के लिए। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम आयशा है और मैं मेरी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अभी मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही हूँ। तो मैं 2017 से लेकर 2025 तक एक एनजीओ में जॉब करती थी, द एनजीओ वर्ल्ड के नाम से। और वैसे जो मेरा करियर स्टार्ट होता है 2012 से स्टार्ट होता है, जब मैं खुद 9th क्लास में थी, तब से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में मैंने एक टीचर की हैसियत से अपनी खदमात सर अंजाम दी। उसके बाद जो है मैंने एनजीओ में कदम रखा, जहाँ पर मैं पहले 3 साल तक एज अ टीचर में काम किया। और उसके बाद जो है 2022 से लेकर 2025 तक एक एज अ फील्ड वर्कर या फील्ड ऑफिसर के काम किया मैंने। जिस इदारे में मैं जॉब करती थी, द एनजीओ वर्ल्ड, वहाँ पे मैं 100 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग करवा चुकी हूँ। और इसके अलावा फिजिकल और वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी मैं करवा रही हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के टीचर्स को। अब आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया। 2017 में मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि द एनजीओ वर्ल्ड के नाम से ऐसे गरीब इलाकों में, स्लम एरिया है जहाँ आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स या बच्चे बहुत ज्यादा थे, वहां पर जो है स्कूल स्टार्ट करे, जो 1 रूम 1 टीचर और 30 लर्नर्स के नाम से है। यानी 30 बच्चे होने चाहिए, एक टीचर और एक रूम, किसी भी घर पे ये स्कूल ओपन हो सकता है। जब मैंने ये सुना तो मैंने स्टार्ट करने का फैसला किया, क्योंकि मैं फाइनेंशियली जो है थोड़ा मुश्किलात का शिकार थी। तो इस वजह से फिर मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गई एज अ टीचर। फिर मैंने सर्वे किया इलाके में, तो मेरे एरिया में जो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 10 साल से ऊपर उनकी एज थी और वो आउट ऑफ स्कूल थे। फिर यहाँ से जो है मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है। वैसे उस वक्त तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये थी कि 10 साल वाले जो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है वो हमारे पास इनरोल्ड होंगे, उससे छोटे बच्चे जो होंगे वो हमारे पास इनरोल्ड नहीं होंगे। तो हर घर में 5-5 6-6 बच्चे हैं, उसमें से अगर एक बच्चा हमारे पास इनरोल्ड होता है तो बाकी जो छोटे सिबलिंग्स होते हैं फिर वो जो है नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पेरेंट्स उनको कहीं और नहीं भेजते। ठीक है। ये क्या है? घर के बाहर क्या लगाते हैं जब कोई जाता है घर वाले? फिर हुआ ये कि मेरे पास जो पेरेंट्स आना शुरू हुए कि आप जो छोटे बहन, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ाएं, उनको भी बिठा ले। फिर मैं उनको ऐसे ही बिठा लेती थी साइड पे, एक आध बच्चे हम्म। आते थे। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब पता चला, एक से फिर दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे, फिर चौथे को, इस तरह बहुत सारे बच्चे आना शुरू हो गए। और 30 के बजाय जो है मेरे पास बच्चे बढ़ते गए, 60 बच्चे हो गए। अब इतने सारे बच्चों को मैं खुद तो नहीं पढ़ा सकती, उसके लिए मुझे एक टीचर की नीड थी। फिर वो बच्चे मुझे फी वगैरह कुछ नहीं देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ। हम्म। फिर मैंने पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा मुझे एक टीचर की नीड है, टीचर को तो फिर सैलरी मुझे देनी पड़ेगी। फिर पेरेंट्स ने जो है आपस में सारे मुशावरत की और उन्होंने थोड़ी बहुत फीस बच्चों की रखी, जो कि टीचर की मैं सैलरी देती थी। फिर यहाँ से जो है एक शुरुआत हुई। और फिर अभी जो 2025 की अगर बात करूँ तो 2025 में मेरे पास जो है टोटल 250 बच्चे थे जनवरी तक। और तकरीबन 100 तक के करीब बच्चे मेरे पास से ड्रॉप आउट हुए अभी 2025 मार्च में। इसकी रीजन ये थी कि बच्चे वो बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे, ओके। कोर्स वो नहीं अफोर्ड कर सकते। जब सेशन चेंज हुआ तो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो गए। इतने सारे 100 बच्चों को मैं कहाँ से बुक्स प्रोवाइड करती। ये क्या बना रहे हो? अच्छा, किसका घर है? हम्म। और फरमान क्या कर रहा है?
निकाला था कि मैंने मुख्तलिफ इदारों से बात की बुक्स के लिए, क्योंकि कराची में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इदारे हैं जो बुक्स प्रोवाइड करती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल्स में प्रोवाइड करती है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है एज ए इंडिविजुअल काम कर रही है, तो उन्होंने सर्वे भी किया, आके देखा बच्चे भी सब कुछ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने कहा कि आप जो है एनजीओ के पास जाएं, आप जब एनजीओ के साए तले होंगे तो हम आपकी तब सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब मैं एनजीओ के पास गई, कराची में 10-12 एनजीओ को मैं जानती हूँ जो काम कर रही है कराची में एजुकेशन पर, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तब करेंगे जब हमारे पास प्रोजेक्ट होगा। सो फिर मैं बहुत डिसहार्ट हुई, फिर मैं इन बच्चों को मैं छोड़ भी नहीं सकती, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरा मिशन बन चुका है कि मैंने इन बच्चों को हर हाल में पढ़ाना है। अगर मैं स्कूल बंद कर देती हूँ तो ये 200 बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इन्होंने ना तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजना है ना प्राइवेट स्कूल ये अफोर्ड कर सकते हैं। सो इस वजह से फिर मैंने पेरेंट्स मीटिंग रखी और मैंने ये फैसला किया कि पेरेंट्स से बात करती हूँ, और मैंने एक पब्लिशर से जो है बहुत ही लो बजट में, लो कॉस्ट में मैंने कोर्स डिजाइन करवाया और पेरेंट्स से बात की, लेकिन उस पे भी सिर्फ 150 पेरेंट्स एग्री हुए कि हम बुक्स दिलाएंगे बच्चों को और पढ़ाएंगे। बाकी 100 बच्चे जो है इस वजह से ड्रॉप आउट हो गए और बाकी 50 बच्चे मेरे पास न्यू एनरोल्ड है, तो टोटल मिला के मेरे पास अभी 200 बच्चे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आप लोग कैसे हैं सब? अच्छा, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर बताएं ज़रा। KG1 और KG2 के। KG1 वाले हाथ ऊपर करें। सब KG1 में है, वेरी गुड। और KG2 वाले? शाबाश। आपकी मिस का क्या नाम है बताएं आप लोगों को? मिस समीना। और ये वाली मिस का क्या नाम है जो खड़ी है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? मैडम स्कूल की। अच्छा, यानी आप ये चाहती है कि आपका अपने स्कूल और आप वहाँ की प्रिंसिपल हो। अच्छा, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मैथ। मैथ्स पसंद है। मैथ्स के अलावा और कौन सा पसंद है? इंग्लिश उर्दू। इंग्लिश और उर्दू पसंद है। गुड। आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपका स्कूल किस इलाके में है और आप ये बच्चों को कहाँ अकोमोडेट करती थी? किसी कोई आपने जगह रेंट पे ली थी? कैसे आपने ये शुरू किया? अच्छा, मेरा जो है मैं कोरंगी में रहती हूँ और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बिलाल कॉलोनी कराची में मेरा रेजिडेंस है। तो छोटा सा घर है, उसी में मैंने जब 2017 में स्टार्ट किया था तो एक कमरे में जो मेरा लिविंग रूम था उसी को मैं डे टाइम में यूटिलाइज करती थी स्कूल के लिए। सो जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे 30 से 60 हो गए तो फिर मैंने अपने ही घर पे छत का भी इस्तेमाल किया, उस पे थोड़ा शेल्टर वगैरह लगा के उसमें भी बच्चों को बिठाना शुरू किया। फिर जब बच्चे 60 से भी ऊपर होने लगे तो फिर मैंने एक जगह रेंट पर ली जो कि मेरे घर से 5 मिनट की वॉक पर है। उस पर मैंने जो है बाकी बच्चों को वहां शिफ्ट किया। अभी कुछ बच्चे यानी प्राइमरी सेक्शन जो है वो मेरे घर पर है। 4 क्लासरूम्स है और जो सेकेंड वो प्री प्राइमरी है वो सब जो है वो दूसरी जगह पे मैंने शिफ्ट कर दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस है। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 4 पोते पोतियाँ पढ़ती, 3 पोतियाँ 1 पोता पढ़ता है। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी वालदा फौत हो चुकी है। अच्छा, आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजती है वैसे? क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो अच्छे बनेंगे। तालीम आज के दौर में बहुत अच्छी है। तालीम तीसरी आँख है। आजकल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे बनेंगे। अच्छा, आप बच्चों को आयशा अकेडमी में ही क्यों पढ़ाना चाहती हैं? आशा अकेडमी अच्छा स्कूल है, अच्छा माहौल है, अच्छी पढ़ाई है। हम लोग गरीब हैं, ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर फीस कम है,
इसीलिए बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। पहले बच्चे पढ़ते थे उनको कुछ नहीं आता था, 2-3 साल मैंने बच्चे बाहर पढ़वाए, दूसरे स्कूल में कुछ नहीं है। जब से आशा अकेडमी स्कूल में मेरे बच्चे आए, लिखाई पढ़ाई मुझे मेरे बच्चों को बहुत अच्छी आती है। माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों की तालीम आपके ख़ानदान के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में मैं कहीं जाती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, गाड़ी के नंबर, अस्पतालों के जो नंबर होते, यही मुझे कहीं होता है काम देखना पड़ता, वो बच्चे मुझे बताते, अम्मा ये गाड़ी जाएगी, ये अस्पताल है, ये लेबॉर्ट्री है, ये एक्सरा की टेस्ट यहाँ पे होगी, वो सब मुझे बच्चे ही बताते। मेरी बड़ी बेटी जाती है सन्ना, जिसकी उम्र 12 साल है, उसको सब कुछ आता है। माशाल्लाह। आज की बेटियां कल के सारे माहौल को पढ़ाएंगी। एक बेटी पूरे खानदान को पढ़ाती है। तालीम बहुत अच्छी है, लेकिन कोई इधर सहूलत बच्चों के बैठने की उठने की नहीं है। हाँ, इधर कोई कंप्यूटर हो, आजकल कितना दौर कंप्यूटर का दौर हो, बच्चों को कोई कंप्यूटर हो, कोई सिलाई कढ़ाई का इधर कोई सिस्टम हो। आज की बच्ची कल की बड़ी हो जाएंगी, ये लोग इधर कुछ सीख लेंगे। स्कूल चलाना एक खाली जी का घर नहीं है, तो क्यों आप इसमें क्यों पड़ी हो? क्या जज्बा था? क्या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? अच्छा, शुरू-शुरू में तो क्योंकि एनजीओ की तरफ से मैंने 30 बच्चे पढ़ाने थे, इसलिए मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, ना तो मैंने सोचा था कि मेरा कोई स्कूल बनेगा या मैं इतने सारे बच्चों को लेके चलूँगी, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। लेकिन जब बच्चे आना शुरू हो गए और एनजीओ की पॉलिसी ये थी इदारे की कि हम 30 से बच्चे ऊपर पढ़ा ही नहीं सकते, आप भले 30 से 60 पढ़ाएँ, उसकी हम आपको सैलरी नहीं देंगे, सैलरी तो हम आपको 30 बच्चों की देंगे। फिर पेरेंट्स और फिर वो बच्चे जो मैं छोटे बहन भाई जो पढ़ा रही थी, फिर वो मैं उनका क्या करती? तो मेरे दिल में जो जज्बा पैदा हुआ कि नो, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है और ये बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल या गलियों में घूम फिर कर अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, वो मुझसे नहीं देखा गया। और फिर जो है भले वो फीस नहीं देते, उनके पास किताबें नहीं थी, समटाइम मैंने खुद अपने पैसों से उनको किताबें खरीद के दी, ऐसा भी वक्त था। तो यही जज्बा था कि मैंने बच्चों को अब बाहर घूमते फिरते नहीं देखना, हर बच्चे का हक है स्कूल पढ़ना और हर बच्चा तालीम से मुस्तफीद हो, मेरा मिशन बन चुका है। यहाँ का इंतखाब, आयशा अकेडमी का इंतखाब क्यों किया? मिस वो बहुत दूर भी था और हमारे वालिदैन हमें इजाज़त भी नहीं दे रहे थे। हमारे ख़ानदान में बड़ी लड़कियों को पढ़ाने की इजाज़त नहीं देते। और यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं है, पेरेंट्स को कोई इशू नहीं है यहाँ आने से या इस स्कूल में आने से? नो मिस, ये बहुत करीब भी है और इसीलिए हमारे वालिदैन ने इजाज़त दे दी थी। वाह, एक ये यहाँ जो यहाँ की कम्युनिटी का सबसे बड़ा इशू है, बच्चियों को नहीं अलाउड करते हैं स्कूल्स में, क्योंकि को एजुकेशन है हर तरफ, इस वजह से तो बच्चियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कि करीब में कोई स्कूल हो, भले वो छोटा हो, लेकिन वहाँ जो है पेरेंट्स अलाउ करते हैं। अच्छा सबा, ये बताएं आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? टीचर। अच्छा, टीचर ही क्यों बनना चाहती है? आपकी जो फ्रेंड है वो तो डॉक्टर बनना चाहती है। वो डॉक्टर बनना चाहे, मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि हम अपने इलाके की जो गरीब बच्चे या लड़कियाँ हैं उनको पढ़ाएं। जिस तरह हमें इजाज़त नहीं थी पढ़ने की, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ लिख कर अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाऊँ, ताकि क्योंकि हर किसी का हक है तालीम हासिल करना। मैं चाहती हूँ कि हमारे इलाके की भी लड़कियाँ या बच्चियाँ पढ़ें। अल्लाह करे आपका ये ख्वाब पूरा हो। अच्छा ये बताएं कि आप और क्या होना चाहिए स्कूल में पढ़ाई के अलावा? पढ़ तो आप वैसे भी रही हैं, अभी मैं थोड़ा देख भी लेती हूँ आपको क्या आता है, पढ़ना आता भी है या नहीं आता। ये बताएं कि पढ़ाई के अलावा और क्या चीज़ें होनी चाहिए? मिस, लड़कियों के लिए हुनर होना चाहिए, जैसे सिलाई का या पार्लर वगैरह का या कढ़ाई का होना चाहिए। अच्छा सही, उससे फिर क्या होगा? अगर हुनर होगा तो फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि हम उससे कुछ सीख लेंगे या कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। सही, ठीक है। अब ये बताएं आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 6। कौन कौन से? उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिया। अच्छा, इसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? साइंस। साइंस ही क्यों? साइंस में क्या सब बच्चे आपकी क्लास में यही बता रहे हैं साइंस है? हम सबका फेवरेट साइंस ही। अच्छा, इसका मतलब है आपकी टीचर जो है, आपकी जो साइंस की टीचर है वो आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती होंगी। अच्छा ये बताएं, आप लोग की अलग अलग टीचर्स हैं या एक ही टीचर पढ़ा रही है सारे सब्जेक्ट्स को? एक ही टीचर पढ़ाती है शुरू से एक ही टीचर पढ़ाती है। तो साइंस को ज़्यादा अच्छे से डिलीवर करती होंगी वो, इस वजह से सब को करती है, लेकिन वो हमें साइंस में थोड़ा डिटेल में समझाती हैं। जब साइंस क्यों पसंद है आपको?
क्या चीज़ें उसमें आपको उसमें अट्रैक्टिव हर लगती है? चीज़ के बारे में, जैसे जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में, हर चीज़ के बारे में समझने का अच्छा, मौका चले मैं मिलता है। आपको थोड़ा-सा आपसे सुन सकती हूँ इंग्लिश और उर्दू, इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। चले आप पढ़ के बताएँ ये क्या पढ़ रही हैं? Mufti Sheikh Muhammad Abdo. In 1849 AD, Mufti Muhammad Abdo was born in Tanta, a town in Egypt. He received his elementary education in his hometown. गवर्नमेंट स्कूल भी है, वहाँ पे कोई फीस नहीं है, तो पेरेंट्स वहाँ क्यों नहीं अपने बच्चों को भेजते? आपके स्कूल या आप जैसे दूसरे लोग हैं जिन्होंने ऐसे स्कूल खोले हुए हैं, वहाँ क्यों भेजेंगे, फीस देंगे स्पेशली? व्हाई? देखिए, पहली बात तो कि गवर्नमेंट स्कूल तो है, पूरे एरिया में एक ही गवर्नमेंट स्कूल है और वालदेन का जो कहना है वो ये कि गवर्नमेंट स्कूल हम इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। अब इस बात में कहाँ तक सदाकत है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मेरे पास बच्चे आते हैं गवर्नमेंट जब आप स्कूल से, पढ़ाई नहीं है इसका क्या मतलब है? इसको मैं कैसे लूँ? पढ़ाई नहीं। मीन के वहाँ टीचर मौजूद नहीं होते, टीचर्स नहीं आते, बच्चे जाते हैं और जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं, उनको कोई होमवर्क नहीं मिलता, कोई क्लास वर्क नहीं मिलता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे बैग भी ओपन नहीं करते और इस बात बकौल में मुझे कई पेरेंट्स के, सदाकत बकौल पेरेंट्स के। बकौल पेरेंट्स, ये पेरेंट्स का कहना है, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन जब वही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से, बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल में आए हैं, जब मैं उनसे टेस्ट लेती हूँ, बच्चा कौन सी क्लास पढ़ा हुआ है तो 5वीं क्लास, लेकिन वो 1 क्लास पढ़ने के भी काबिल नहीं होता, उनको वाकई में पढ़ना लिखना नहीं आता। तो 5वीं क्लास का बच्चा जो पढ़ना लिखना उनको आना चाहिए। तो यही वजह है कि पेरेंट्स जो है बच्चों की तालीम को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स तो है, वो बहुत महंगे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही फैमिली में 5-5 6-6 बच्चे हैं और वो ज्यादातर माइग्रेटेड है इंटीरियर सिंध से कराची में, लेकिन और एक ही लेकिन कमाने वाले हैं वो आपका भी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं आता? प्राइवेट स्कूल में ही आता है, लेकिन ये कि मैंने बहुत ही मिनिमम फीस रखी है पेरेंट्स की ख्वाहिशात के मुताबिक कि वो पे कर सके। अच्छा, लेकिन फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि पसमानदा इलाका, लोग काफी खस्ता हाल हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपके यहाँ भेज के उनको फीस देनी पड़ती है, फिर क्यों भेजते हैं आपके यहाँ? फिर आई मीन दे कैन नॉट अफोर्ड एनी हाउ, तो फिर कैसे करते हैं वो लोग और क्यों भेजते हैं आपके स्कूल में? क्योंकि मेरे पास फी ही इतनी है कि वो बड़ी मुश्किल से दिन में 10 रुपए 20 रुपए बचाकर वो अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं, इतनी फी है मेरे पास। क्यों कोई देंगे 300-400 जब आप, जब वो फ्री बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, तो वो फी क्यों देंगे? फी इसलिए देंगे कि उनको यहाँ पढ़ाई नजर आ रही है, यहाँ बच्चों का फ्यूचर नजर आ रहा है, यहाँ पे बच्चे जब 2-3 महीने पढ़ते हैं तो उनको बच्चों चेंजेस नजर आ रही है, तब्दीली नजर आ रही है। जब भी ओके। आपका नाम क्या है? आयशा बरकतुल्लाह। अच्छा, आयशा, आप भी 7th क्लास में पढ़ती है, कब से पढ़ रही है इस स्कूल में? 3 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा, वहाँ कितनी क्लास तक पढ़ा है? 2 क्लासें पढ़ी थी सिर्फ। फिर वहाँ से क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्यों आ गई? वो थोड़ा दूर था इसलिए इजाज़त नहीं थी, और ये करीब था इसलिए अम्मी लोग ने सबने कहा यहीं पढ़ो, और यहाँ की फ़ीस भी मतलब सही थी, इसीलिए सब लोगों ने कहा यहीं पढ़ो। अच्छा, आपकी फैमिली में जो है लड़कियों को अलाउ नहीं करते स्कूल में पढ़ना ज़्यादातर, ऐसा ही है? अलाउ नहीं करते। अच्छा, तो और मुझे पढ़ने का शौक है, इसीलिए मैंने इजाज़त ली, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? साइंस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपको किसी बड़े स्कूल में होना चाहिए जहाँ अच्छे क्लासरूम्स हो और वेल डेकोरेटेड हो, सब कुछ होना तो दिखने में अच्छा चाहिए था, था, मगर बिल्डिंग अच्छी हो? हाँ होना चाहिए था, मगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस आयशा के पास हम लोग आए, अकेडमी का सुना, तो उन्होंने हमारी फीस बहुत ही कम की, तो इसीलिए हमें यहीं मुनासिब हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि आपका जो है इस तरह सपना आपका पूरा होगा या आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है जब भी आप जो है आगे कंटिन्यू कर रही हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको ख्वाहिश तो है कि आपका स्कूल भी बड़ा हो, अच्छा हो, और आप अपने इस स्कूल में जहाँ पढ़ रही हैं यहाँ का बताएं कि आपको क्या चीज़ होनी चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बताएं कि भाई ये भी हमारे पास होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई के साथ साथ हमें कंप्यूटर कोर्स भी करवाना चाहिए, ताकि हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए। हमारी टीचर्स हमें मालूमात देती हैं बहुत चीज़ों का, मगर कंप्यूटर कोर्स में भी और भी तब्दीलियाँ आ सकती हैं हमारे अंदर।
ताकि आगे काम आ सके। सही। और आपके कितने कितने बहन भाई हैं जो पढ़ते हैं? यहाँ पर मेरी 3 बहनें और पढ़ती हैं। अच्छा, आपके टोटल कितने सिबलिंग्स हैं, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 7 बहनें 1 भाई है। इसमें से 4 बहनें आप लोग पढ़ रही हैं। जी। ठीक है। कितने सब्जेक्ट है आप लोग के टोटल? 6। नाम बताएंगे थोड़ा सा, कौन कौन से? इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, मैथ, साइंस, एसएसटी। अच्छा, इनमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अच्छा कौन सा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश क्यों अच्छा लगता है? ताकि इंग्लिश सीखे। अच्छा, इंग्लिश में बात करने का दिल करता है। यस मिस। अच्छा, पढ़ना आता है? मैं थोड़ा सा सुन लूँ, पढ़ा के देख लूँ? यस मिस। देखती हूँ भला क्या पढ़ना आता है। अच्छा, क्या अभी ये कौन सी बुक सामने लेके बैठे हुए हो? एसएसटी। एसएसटी की। आपका नाम क्या बेटे? मुजीब रहमान। मुजीबुर रहमान। आप भी 7th क्लास में पढ़ते हो, राइट? राइट। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। साइंस है। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो आर्मी में? मुल्क की हिफाजत करनी है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं आप इसी स्कूल में क्यों आना चाहते हैं और किसी स्कूल में क्यों नहीं जाते? यहाँ तो दीवारें भी कच्ची है, चटाई पे बैठ के पढ़ते हो। इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी है। शुरू से यहीं पढ़ रहे हो? यस मिस। अच्छा, इसलिए यानी आप यहाँ पे प्यार हो गया स्कूल से, दिल लगी हो गई है। यस मिस। अच्छा, आगे भी पढ़ना चाहते हो? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, आपने इसी तरह तालीम को जारी रखना है। अच्छा, ये बताएं स्कूल में जो है, आपके स्कूल में यहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए आपकी नज़र में स्कूल में? यहाँ बेंचेस होनी चाहिए हम्म, और सोलर गर्मी है? फैन होने चाहिए। यस मिस। पंखा तो लगा हुआ है फिर भी गर्मी है? मिस थोड़ी थोड़ी सी अच्छा, क्यों है गर्मी? क्योंकि लाइट जाती है ना? लाइट जाती है। आप शुरू में इसका जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन नाजरीन के लिए दोबारा बता सकती हैं कि 200 बच्चे आप ये इनको कहाँ पे जो है ना बिठाती हैं? अपने घर में तो नहीं बिठा सकती। जी, तो इसमें जो है प्राइमरी सेक्शन मेरे घर पर ही है और ओके। उसमें 4 क्लासरूम है। और इसके अलावा जो प्री प्राइमरी है वो सब दूसरी जगह जो मैंने रेंट पे ली हुई है उसमें बच्चे ज्यादा हैं और वहाँ क्लासरूम्स भी ज्यादा हैं और बच्चे जो है हमारे पास कोई डेस्क वगैरह अवेलेबल नहीं है मेरे पास। सो बच्चे सब चटाई पे, मैट पे, फर्श पे बैठ के पढ़ते हैं। आपका मंथली कितना खर्चा आता है इसको चलाने में? मंथली जो है टीचर्स मेरे पास इस वक्त 5 टीचर्स हैं और उनकी सैलरी है और जो मैंने जगह रेंट पे ली हुई है उसका रेंट है और यूटिलिटी बिल्स हैं। ये सब कुल मिलाकर जो है 50,000 तक मेरा खर्चा स्कूल चलाने में लग जाता है। तो ये 50,000 आपके रिकवर हो जाते हैं फीस के थ्रू? बहुत मुश्किल है। सम टाइम मुझे अपनी जो सैलरी या दूसरे तरफ से मैं क्या कहूँ, पहले तो मेरी जॉब थी, अब तो मेरी जॉब भी नहीं रही है। सो समझे कि मुझे अपने ही बजट में से भी निकालना पड़ता है क्योंकि रेंट तो मुझे हर हाल में देना होता है और टीचर्स की सैलरी कम सम टाइम में कम भी देती हूँ उनको क्योंकि कुछ जो है वो मेरी सिस्टर्स पढ़ा रही है, साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं और कुछ जो है मेरी स्टूडेंट्स हैं। सो सब जो है मैट्रिक से ऊपर ये इंटर और ग्रेजुएट टीचर्स हैं। सो बस वो भी किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। वसाइल की कमी के बावजूद कौन सी ऐसी चीजें जो आपको हौसला देती है टू कंटिन्यू? बिकॉज आप जो बता रही हैं वसाइल तो नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल। जब मैं बच्चों के फेस को देखती हूँ, जब मैं जाती हूँ एकेडमी में और वहां बच्चों से टेस्ट वगैरह लेती हूँ, तो अगर मेरा इरादा मुतज़लज़ल हो रहा है या मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो रही हूँ, तो मुझे उन बच्चों के जो पढ़ाई और इतने छोटे-छोटे बच्चे जब वो पढ़ के सुना रहे होते हैं, लिखना आता है, ये सारी चीज़ें देखकर जो है ना मेरा मैं दोबारा से अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि नो, स्कूल चलना है। भले वसाइल की कमी है या कुछ भी है या मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, उसके बावजूद भी मैंने इसको लेके चलना है इंशाल्लाह, तो बेहतर होगा। तो इस वजह से जो है मैं उन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट और उनका जज्बा पढ़ने का, जब बच्चों से पूछती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, ये फ्यूचर के डॉक्टर, इंजीनियर इसमें से कोई ना कोई है, तो मैं उनके ख्वाब नहीं तोड़ना चाहती। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जानना चाहेगा कि टॉप 3 आपकी सबसे ज्यादा कौन सी जरूरियात हैं, इफ समवन वांट्स टू हेल्प,
जी, डेस्क्स मेरे पास बिल्कुल स्कूल के लिए नहीं है मौजूद। सो मैं चाहूंगी कि डेस्क डेस्क नहीं है। ओके। जी, और इसके अलावा जो है जो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं उनके पास ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बैग्स ही नहीं है। सो बैग्स बच्चों के पास होनी चाहिए। और यहाँ कराची में बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू है कि बच्चे गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हैं हम्म। और कभी कभी जो है बहुत ज्यादा और उनको देख के डिसहार्ट मैं लोगों को बता दूं ऑन द लाइटर नोट, इट्स नॉट लाइक इन पंजाब के जो है 4 महीने सख्त गर्मी और बाकी जो महीने अच्छा मौसम रहता है पंजाब में, लेकिन कराची में ऐसे नहीं है। बताएं कराची के मौसम के बारे में, बताएं थोड़ा सा। शामें तो ठंडी है लेकिन कराची फिर भी। कराची का मौसम अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पूरे साल में 2 महीने ही ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत सर्दी होती है। उस पे भी हम जो है वो ब्लैंकेट हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे चल रहे होते हैं। और हम्म, बाकी जो है पूरे 2 महीने 10 महीने तो यूं समझ ले कि पंखे के बगैर गुजारा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में बिजली आती है हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे। उसके बाद तीन हम्म, घंटे के लिए लाइट चली जाती है, फिर 1.5 घंटे हम्म, आती है, फिर चली जाती है। ये पूरा दिन यही सीन होता रहता है। अब बच्चों का स्कूल टाइमिंग है 8 से लेकर 1 बजे तक। उसमें बच्चों बेचारों को सिर्फ 1.5 घंटे की लाइट मिलती है, बाकी पूरा दिन वो गर्मी में ही बैठे बैठे हुए होते हैं, पसीने। और ये वो जब माहौल ही साजगार नहीं होगा तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। माहौल का साजगार होना बहुत जरूरी है और मैं उनको साजगार माहौल नहीं दे पा रही क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है और बस बिजली जो गवर्नमेंट की है वो ऐसे ही चल रही है। अच्छा, आप लोग को स्कूल आना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आने से पहले आप लोग कहाँ पढ़ते थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे? गवर्नमेंट उसमें नहीं पढ़ता, आप नहीं पढ़ते थे, क्यों नहीं पढ़ते थे? फीस की वजह से। अच्छा, और आप कहाँ पढ़ते थे? हम नहीं पढ़ते। आप नहीं पढ़ते थे, तो आपने यहीं से स्टार्ट किया है। अच्छा, तो आप लोगों को इस स्कूल का नाम पता है? क्या नाम? आयशा अकेडमी। अच्छा, टीचर का नाम पता है? मिस आयशा। वो तो मैं हूँ मिस आयशा, आपकी टीचर का नाम भी मिस आयशा ही है। अच्छा, तो आपके हाथ में ये कौन सी बुक है? साइंस में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं आप लोग? जानदार और गैर जानदार। अच्छा, जानदार अशिया कौन सी होती है? जानवर, जानवर परिंदे, और इंसान, और और इन चीज़ों के अलावा भी और कोई चीज़ हो सकती है जानदार? पौधे, शाबाश, पौधे। और गैर जानदार कौन सी चीज़ें होती हैं? बुक और खिड़की, सही। और गेट, वेरी गुड, ये सब गैर जानदार है। यानी जानदार और गैर जानदार में फ़र्क क्या है? जानदार चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी कि ये जानदार है और ये गैर जानदार है? जानदार बढ़ती है, गैर जानदार वेरी गुड, जानदार चीज़ें हमेशा बढ़ती है और हरकत कर सकती है और गैर जानदार चीज़ें नहीं बढ़ती। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रहीम अली है। आपके वालिद का क्या नाम है? मुजफ्फर अली। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। 7 क्लास में। और कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं आयशा अकेडमी में? नर्सरी से। नर्सरी से पढ़ रहे हैं। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी क्यों, डॉक्टर क्यों नहीं? फौजी मेरा असल ख्वाब है। अच्छा, असल ख्वाब आपका फौजी बनना है। और आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? उर्दू। उर्दू पसंद है। फौजी बनने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना होगा आपको। आपने जिक्र किया था कि कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। अगर कोई उनको सपोर्ट करना चाहे उनकी एजुकेशन को सालाना, हाउ मच डज इट कॉस्ट? 8,000 एक बच्चे को कॉस्ट आ रहा है सालाना? सालाना। फिर उस बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन जो डोनर होगा उसको दी जाएगी और मंथली बेस पर, वीकली बेस पर उसकी प्रोग्रेस भी शेयर की जाएगी बाय वीडियो कॉल, बाय पिक्चर। तो उस बंदे का या वो डोनर है उसका मेरे साथ कांटेक्ट
रहेगा, आप मेरा नंबर इस पे मेंशन कर दीजिएगा। ओके, ये दैट्स तरीका वंडरफुल। होता है। अच्छा आयशा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और मज़ीद तरक्की दे एंड ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहे। एंड ऑफ कोर्स बच्चे आपको मोटिवेट करेंगे, दैट इज़ योर मेन मोटिवेशन। एंड मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अगर इफ यू डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड, अगर आप कोई चीज़ ऐसी कहना चाहती हैं जो मैंने मिस कर दी जी। है तो? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने चैनल में आकर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात, मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई कराची से है या पाकिस्तान से है या वो पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो आप मेरा स्कूल, अकेडमी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप आके देख सकते हैं इसकी बिल्कुल। अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई आए या ना आए, इंशाल्लाह जब मेरा आना हुआ, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली कम एंड विजिट ये आपको एंड आई विल मेरी तरफ फिल्म। जी, आवाज कट गई थी। मैंने कहा मैं तो आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप जब पाकिस्तान आए तो ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आऊंगा और इंशाल्लाह देन इसके ऊपर मजीद जो है ना फिल्मिंग करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।